हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। 8 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एक्सेस ले सकते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस को। सुप्रीम कोर्ट टू हियर ऑन जुलाई 10 प्लीज अगेंस्ट बिहार रॉल रिवीजन। देखिए, बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज जो हैं, एनजीओज जो हैं, activists, they move to the top court challenging the legality of the exercise. They say crores of people in the poll bond state face prospect of disenfranchisement. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। अगर कोई एक पार्टी कर रहा है तो हो सकता है दैट शुड नॉट मेक अ इम्पैक्ट ऑन इट, लेकिन इफ़ एनजीओज आर against it, if activists are against it, if the people of that state are against it, तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर है। ओके, तो यहाँ पे इन सारी पार्टीज़, एनजीओज और एक्टिविस्ट ने मिलके यहाँ पे एक प्ले फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी कब? 10 जुलाई को। सो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे agreed to hear urgently on Thursday a bench of petitions challenging the legality of special intensive revision of electoral roll being conducted by the election commission in poll bond state। तो नवंबर में यहाँ पे बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, ये आप सभी को पता है, और ये जो है सुनवाई आपको 10 जुलाई को मिलेगा रिगार्डिंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के तरफ। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। थर्ड पेज पे भी आज कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, फोर्थ पेज पे भी कुछ भी नहीं है, सो लेट्स मूव अहेड। एडिटोरियल को आज के लिए आप इजीली स्किप कर सकते हैं, देयर इज़ नथिंग टू रीड इन द एडिटोरियल। मूविंग ऑन टू द ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन में बॉटम में जो एक आर्टिकल आया हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस स्टिल स्ट्रगल फॉर क्रेडिट डिस्पाइट स्कीम्स। बहुत सारे स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो वुमेन का जो एमएसएमई है, दे आर फेसिंग स्ट्रगल फॉर द क्रेडिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैव बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग इंडियाज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, क्रिएटिंग रेवेन्यू एंड इन ग्लोबल आउटरीच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इंडिया के यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करने में बहुत ज़्यादा ये मदद कर रहा है सेक्टर। साथ ही साथ इंडिया का जो रेवेन्यू है, इंडिया का जो इकोनॉमिक सेक्टर है, उसको बूस्टअप करने में ये बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। इन 2024 एमएसएमईज कंट्रीब्यूटेड नियरली 30% टू द जीडीपी। जीडीपी का 30% हमें कहाँ से मिल रहा है? एमएसएमई से मिल रहा है। एंड द एम इज़ टू रेज दिस टू 35%। तो इस साल के फिजिकल ईयर में इसको 30 से 35% इंक्रीज करने की बात की जा रही है। ओके, दिस वास्ट सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैनी वुमेन लेड एंटरप्राइजेस। तो इस सेक्टर ने बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया है वुमेन लेड एंटरप्राइजेस के लिए। Government has implemented several financial schemes specifically designed to the promote women participation। देखिए, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इस फील्ड में हमें यहाँ पे देखने को मिले। However, the issues and challenges faced by women-led MSEMEs are often inadequate address। देखिए, यहाँ पे जो इशूज़ और चैलेंजेस जो वुमेन-led MSEMEs फेस करते हैं, they are inadequately addressed, and the problem of limited access to the formal credit and the widening of credit gap। क्रेडिट गैप क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिक्वेस्टेड बाय द बोरोवर
बोरोवर के बीच में और रिसीवर जो एक्चुअली जो अमाउंट उसने रिसीव किया है, बोरोवर ने एक्चुअली जो अमाउंट रिसीव किया है और कितना उसने अमाउंट का रिक्वेस्ट मेड किया था, उसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट गैप कहते हैं। आई थिंक यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, इसको लिख लीजिएगा, ये रहा देखिए। द क्रेडिट गैप रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिक्वेस्टेड बाय द बोरोवर्स, बोरोवर्स ने कितना अमाउंट ऑफ क्रेडिट को रिक्वेस्ट किया है और अमाउंट एक्चुअली रिसीव, उसी गैप को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट गैप कहते हैं। तो ये लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि वाइडनिंग हमें इसमें देखने को मिल रहा है, क्रेडिट गैप में यहाँ पे वाइडनिंग देखने को मिल रहा है टू प्रिवेंट दीज एंटरप्राइजेस फ्रॉम अचीविंग देयर फाइनेंशियल गोल। तो उसकी वजह से ये फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं कर पा रही हैं। While ensuring adequate credit availability to MSMEs has long been a key policy objective, gaps between banks and beneficiaries often persist at the implementation stage. Women-owned businesses account for up to 20% of all MSME registered in India. तो आप देखेंगे कि women-owned businesses कितना अकाउंट करती हैं, लगभग 20% के आसपास अकाउंट करती हैं in all MSMEs registered in India. This level of female participation remains low despite handful of scheme aims to encourage self employment and financial independence। देखिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अच्छे खासे स्कीम्स को लॉन्च किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस लेवल का जो पार्टिसिपेशन है फीमेल का इन दिस सेक्टर, इन दिस एमएसएमई फील्ड, ये अभी यहाँ पे लो है। ओके, नाउ व्हाट इज मोर स्ट्राइकिंग इज दैट वुमेन लेड एमएसएमई कंट्रीब्यूट ओनली अबाउट 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर व्हाइल रिसीविंग अराउंड 11 to 15% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर। तो ये आपको जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कहाँ पता चलेगा, चार्ट 1 में पता चलेगा। आप चार्ट 1 को यहाँ पे इसको देख सकते हैं पैरेलल में, ठीक है। इस डाटा को यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट 1 में, ओके, कि यहाँ पे लगभग उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, ओनली 10% के आसपास है, और उनको कितना यहाँ पे मिल रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगभग 11% से 15% के आसपास मिल रहा है। दीज नंबर्स highlight the persistent gap in both financial inclusion and credit accessibility for women in MSME ecosystem। तो ये जो numbers हैं, these numbers are highlighting the persistent gap, जो persistent gap है उस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है इन बोथ द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी फॉर द वुमेन इन दिस सेक्टर। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वुमेन फेस सिग्निफिकेंट डिस्क्रिमिनेशन इन फंड डिसबर्समेंट। देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट बताता है, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया, SIDBI के द्वारा। इन्होंने कहा अपनी रिपोर्ट में कि देखिए वुमेन्स जो है इस सेक्टर में यहाँ पे फंड में डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं विद अ क्रेडिट गैप ऑफ अराउंड 35%। मतलब कि वो जो यहाँ पे फंड रिक्वेस्ट करती हैं, उनका मतलब कि जो गैप है वो 35% हमें वो गैप देखने को मिलता है। मतलब कि जितना रिक्वेस्ट किया उतना उनको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे एक टाइप का फंड डिसबर्समेंट में हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्रेडिट गैप क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिक्वेस्टेड बाय द बोरोवर एंड द अमाउंट एक्चुअली रिसीव। दीज इनएडिक्वेट फंड्स आर वन ऑफ द मेजर चैलेंज फॉर वुमेन इन एमएसएमई सेक्टर, अफेक्टिंग अबाउट 26% ऑफ देम, फॉलोड क्लोजली बाय द चैलेंज ऑफ हाई कंपटीशन। देखिए ये जो इनएडिक्वेट फंड्स हैं, ये कुछ मेजर चैलेंजेस में आते हैं जो कि वुमेन इस सेक्टर में वो चीज़ फेस करते हैं। ओके, द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY लॉन्च नियरली अ डिकेड अगो, लगभग 1 दशक हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं इस स्कीम को लॉन्च हुए। टू सपोर्ट इंडिविजुअल सीकिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैज़ ऑल्सो एनेबल्ड वुमेन टू ओपन लोन अकाउंट एंड फंड देयर MSMEs। देखिए इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही थी कि जो इंडिविजुअल है जिसको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है उसको ये सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ इसके अंदर और एक चीज़ ऐड कर दिया कि यहाँ पे वुमेन्स को एनेबल कर दिया गया कि वो लोन अकाउंट को ओपन कर ले और अपने MSMEs को वो क्या कर सकते हैं, फंड कर सकते हैं। नाउ PMMY ऑफर्स कोलेटरल फ्री लोन टू MSME ऑपरेटिंग इन नॉन फार्म सेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोलेटरल फ्री लोन्स यहाँ पे देने लगे ये MSME जो यहाँ पे नॉन फार्म सेक्टर्स में इस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं। एज ऑफ 2024 वुमेन ओन्ड
4,24,92,281 लोन अकाउंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो लगभग 4 करोड़ के आसपास यहाँ पे लोन अकाउंट हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। हाउएवर द सैंक्शन अमाउंट टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। जो सैंक्शन अमाउंट है ये अलग ही स्टोरी बताती है। ठीक है, ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ 5,41,12.86 करोड़ एलोकेटेड फॉर दैट ईयर टारगेट ओनली 25,887.08 crore, which was about 41% was directed towards women-led MECMEs। ठीक है, तो अगेन ये सारी चीज़ें क्या पॉइंट आउट करती हैं, दीज डिस्पैरिटी पॉइंट्स टू द इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी इन डिलीवरिंग हाईली लिक्विड, लो कॉस्ट इफेक्टिव एंड ईजिली एक्सेसिबल लोन टू द अंडर सर्व्ड सेक्शन ऑफ द सेक्टर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। नाउ दीज अंडर फॉर्मिंग स्कीम्स आर पुशिंग वुमेन टू रिलाई ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है, तो ये जो अंडर परफॉर्मिंग जो स्कीम्स हैं, दीज स्कीम्स आर पुशिंग वुमेन्स टू द इनफॉर्मल सेक्टर्स, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट विच आर ऑफन रिस्कियर, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्कियर होते हैं अक्सर, और अनरिलायबल होते हैं। दीज चैलेंजेस आर नॉट कन्फाइंड टू MECME अलोन। ये सिर्फ जो चैलेंजेस है ये ना ही केवल सिर्फ MECME के तक सीमित रहते हैं, बल्कि दिस ऑल्सो अफेक्ट टू द इनफॉर्मल माइक्रो इंटरप्राइजेस रन बाय द वुमेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइक्रो इंटरप्राइजेस रन किया जाता है वुमेन्स के द्वारा, उस पर भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूव करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे इजराइल और ईरान के जो कैलकुलेशन और मिस कैलकुलेशन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। रिमार्किंग the nuclear order in West Asia, while both the US and Israel agreed that Iran cannot be allowed to have a bomb। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इजराइल है ये एक स्टेप फॉरवर्ड गया है और कह रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ नहीं होना चाहिए। इफ़ ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ आ जाता है तो इट कुड बी व्हाट, डिवास्टेसस। क्यों ये हो सकता है डेंजरस? क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, अगर यहाँ पे इस्लामिक स्टेट्स में ये इनको अगर मिल जाता है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, अगर ये इनरिचमेंट कर रहे हैं, तो अगर ये गलत लोगों के हाथ में आ गया तो भैया वो तो कुछ भी कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो डेवलप्ड नेशन है वो नहीं चाहते हैं कि ये यहाँ पे डेवलप हो, न्यूक्लियर एनरिचमेंट की फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप्ड हो। लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ, ईरान में ये जो फैसिलिटी है वो अंडरग्राउंड है, लगभग 100 से 150 फीट नीचे अगर आप देखें तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो की जा रही है। ठीक है, और तभी यहाँ पर आप देखेंगे कि करीब यहाँ पर जो 13 जून है उसको यहाँ पर इसराइल ने स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, और उसके बाद आप देखेंगे कि यूएस भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। सो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में पहले से भी पता होगा। तो इसके अंदर देखिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी चीज़ें वो मैंने आप लोगों को बता दी है। ओके, देखिए पहले ईरान के जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं ये इसके एम्बिशियस प्रोग्राम्स थे, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स थे। गोइंग बैक टू, इफ यू विल गो बैक टू द 1950s के टाइम पर अगर आप जाएंगे तो उस टाइम पर इसके प्रोग्राम्स थे। हालाँकि बाद में इन्होंने 1970 में ये NPT को ज्वाइन किया, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी को इन्होंने ज्वाइन किया। ओके, और आप देखेंगे कि वापस से जब ये 1990s में ईरान और इराक के बीच में वॉर हुआ तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एनरिचमेंट की जो फैसिलिटी है उसको वापस से स्टार्ट करने के लिए अब ये उसके तरफ देखने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि इजराइल बोलता है कि इनके पास तो होना ही नहीं चाहिए, अगर गलत से भी इनके गलत लोगों के हाथ लग गया तो ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटस हो सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 10th पेज। इंडिया विल गिव न्यू फॉर्म टू ब्रिक्स इन 2026 सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखिए ब्रिक्स की जो यहाँ पे सबमिट हो रहा है आप सभी को पता होना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंक्लूड हो चुका है, और मैं आप सभी को बता दूँ कि ब्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 5 नेशन हैं। ओके, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अगला साल मतलब 2026 में इंडिया इसका प्रेसिडेंसी ले रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इंडिया विल गिव
ब्रिक्स टू द न्यू फॉर्म। तो ये आप देख सकते हैं, इंडिया विल अटेम्प्ट टू गिव अ न्यू फॉर्म टू ब्रिक्स नेक्स्ट ईयर, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज इंटरवेंशन एट द ग्रुपिंग समिट इन रियो डी जेनेरियो ऑन मंडे, एज द इंडियन साइड प्रिपेयर टू टेक ओवर इट्स लीडरशिप फ्रॉम करंट प्रेसिडेंट ब्राज़ील। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, ब्राज़ील से वी आर टेकिंग द लीडरशिप ऑफ व्हाट, ब्रिक्स। ओके, नाउ ब्रिक्स में आप सभी को ये तो पता है, ये ब्राज़ील है, ये रशिया है, ये इंडिया है, ये चाइना है और ये साउथ अफ्रीका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मे बी आपको ये बाद में चेंज हो जाए, चेंज हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो भी यहाँ पे एक अगले साल जब हम लीडरशिप होल्ड करेंगे तो ये थोड़ा अलग आपको फॉर्म में देखने को मिलेगा। यहाँ बी से क्या होगा, बिल्डिंग, आर से होगा रिसिलियंस, आई से होगा इनोवेशन, सी से होगा कोऑपरेशन एंड एस से होगा सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ब्रिक्स विल मीन बिल्डिंग रिसिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो ये आपको अगले साल के जो हमारा लीडरशिप है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, चाइना ने प्रोटेस्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे दलाई लामा की जो बर्थडे है उनको ग्रीटिंग किया है, तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे चाइना ने प्रोटेस्ट किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 11th पेज, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हॉल्ट रिवीजन ऑफ बिहार पॉल रोल्स इमीडिएटली, सेज इंडिया ब्लॉक लीडर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने डिमांड किया है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में चलाया जा रहा है इसको इमीडिएटली हॉल्ट किया जाए। यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर क्वायरीज डाल रहे हैं, और जो यहाँ पे क्वायरीज डाला गया है उसके अभी तक यहाँ पे रिप्लाई नहीं आया है। और आप देख सकते हैं इसी के साथ साथ इसी के पैरेलल में ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं खारगे जी का, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 2 करोड़ जो वोटर्स है उसको एक्सक्लूड करने का ये अटेम्प्ट है इस रिवीजन के तहत। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री सीक मोर फंड्स फॉर स्कॉलरशिप। देखिए ये वाला जो सेक्शन है ना, 12th सेक्शन, ये हमेशा आप देखेंगे न्यूज़पेपर में रहेगा ही रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक दिन मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें बता रहा हूँ कि कौन कौन से आपको पेजेस को पढ़ना है। तो हर एक पेजेस को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे पेजेस में क्या होता है, पॉलिटिकल आर्टिकल्स भी आते हैं, तो उन सारे आर्टिकल्स को हम कवर नहीं करते हैं क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। लेकिन जो 12th पेज है ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि 12th पेज में यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ क्रिटिकल्स आती हैं। तो यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप्स को लेके यहाँ पे जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है इन्होंने मोर फंड्स का यहाँ पे डिमांड किया है। वाइल द मिनिस्ट्री selected 106 marginalized students for national overseas scholarship scheme, it will give provisional award to the first 40s। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 40 जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रोविजनल अवार्ड लेटर दिए जाएंगे एंड द रेस्ट विल गेट द लेटर सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। तो यहाँ पे इन्होंने एलोकेशन का एडिशनल डिमांड किया है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और द मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर दिस स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, denotified, semi-nomadic, nomadic tribes, landless agricultural labor and the traditional artisan for pursuing these postgraduate studies in the top universities abroad। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कम्युनिटीज से जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो निकल के आ रहे हैं, ये आगे फर्दर यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अब्रॉड में स्टडी कंटिन्यू कर सके, इनके लिए यहाँ पे फंड का एलोकेशन और फंड का डिमांड किया गया है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं बिजनेस सेक्शन में। बिजनेस सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में आप देखिएगा कि अगेन रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है ये इंटेंसिफाई हो गया है। एटलीस्ट 10 किल्ड एंड 38 इंजर्ड एज रशिया लॉन्चेस ओवर 100 ड्रोन्स एट यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर लगभग 100 ड्रोन यहाँ पे रशिया ने लॉन्च कर दिया है, जिसकी वजह से लगभग 10 लोगों की जानें चली गई और 38 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। ठीक है, तो ये सिविलियन एरिया में ये ड्रोन्स को लॉन्च किया गया। एज यू कैन सी द पिक्चर में आप देख सकते हैं, देयर आर स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द बिल्डिंग से ये स्मोक आ रहा है, और ये जो स्मोक आ रहा है दैट इज़ एक्चुअली हिट बाय द रशियन ड्रोन स्ट्राइक। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ इसके अंदर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।